नमस्कार विद्यार्थियों। हम बात कर रहे थे मारवाड़ के राव चंद्रसेन की। देखिए, हमने बात की थी कि बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं जब दिल्ली का शासक बना, मुगल बादशाह बना, उस समय मारवाड़ का शासक मालदेव था। और हुमायूं को अपदस्थ करने के पश्चात शेरशाह सूरी जब दिल्ली का शासक बन गया और अफगानों की एक बार फिर से उसने शक्ति स्थापित कर दी दिल्ली में, तो मालदेव जो मारवाड़ का शासक था उसके साथ शेरशाह सूरी का 1544 में एक बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध हुआ, गिरी सुमेल का युद्ध, जिसमें शेरशाह सूरी यद्यपि विजित तो हुआ परंतु बड़ी कठिनाई से उसको विजय प्राप्त हुई। और इसी युद्ध के पश्चात उसने यह उक्ति कही थी कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। इस युद्ध में मालदेव के दो प्रमुख सेनापति जेता और कुपा मारे गए थे। मालदेव के पश्चात उसका छोटा पुत्र राव चंद्रसेन मारवाड़ का शासक बना। यद्यपि शासक बनने के पश्चात उसके भाइयों से उसका उत्तराधिकार संघर्ष हुआ और इसी कारण से उसका एक भाई उदय सिंह अकबर की शरण में चला गया था। हुमायूं के पश्चात जब अकबर दिल्ली का बादशाह बना, उस समय मारवाड़ का शासक राव चंद्रसेन था। तो आगे हम बात करते हैं कि आगे फिर जब भाइयों में ये उत्तराधिकार संघर्ष हुआ और एक भाई उदय सिंह अकबर की शरण में चला गया, मुगलों की शरण में चला गया, तो यहाँ पर अकबर को मारवाड़ की राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर मिल गया। इसीलिए अकबर ने मौके का फायदा उठा करके जोधपुर पर अधिकार कर लिया। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं आज, जोधपुर पर मुगलों का अधिकार। भाइयों में आपसी तालमेल नहीं था, उदय सिंह मुगलों की शरण में चला गया था, इसलिए अकबर ने समय का फायदा उठाते हुए हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना जोधपुर भेजी, जिसने जोधपुर पर अधिकार कर लिया था। जोधपुर पर अधिकार हो जाने के पश्चात विवश होकर के राव चंद्रसेन को जोधपुर छोड़ करके भाद्राजून जालोर जाना पड़ा। यहीं से राव चंद्रसेन की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लग गई थी। आगे हम बात करते हैं नागौर दरबार की, जो 1570 में अकबर द्वारा लगाया गया था। अकबर अपने जीवन काल में बहुत बार अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आता रहता था। 1570 में भी जब है अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आया, तो वापस लौटते हुए उसने 1570 में नागौर में एक दरबार का आयोजन किया। यहाँ इस दरबार के आयोजन के तहत यहाँ पर उसने एक तालाब का निर्माण भी करवाया, जो शुक्र तालाब के नाम से जाना जाता है। अकबर द्वारा 1570 में नागौर दरबार के आयोजन का प्रमुख उद्देश्य यह था कि इस समय वो मारवाड़ की राजनीतिक स्थिति का अवलोकन करना चाहता था, देखना चाहता था। तो यहाँ पर आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि अकबर द्वारा 1570 में नागौर दरबार का उद्देश्य क्या था। तो आप ध्यान में रखें कि मारवाड़ की राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करना या अवलोकन करना अकबर का 1570 में नागौर दरबार का उद्देश्य था। और शुक्र तालाब का निर्माण भी इसी समय नागौर में उसने करवाया था। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं चंद्रसेन के विरुद्ध मुगल अभियानों की। देखिए, जब चंद्रसेन भाद्राजून चला गया और 1570 में जोधपुर पर अधिकार पहले ही हो चुका था। जोधपुर पर अधिकार के पश्चात अकबर ने जब नागौर में दरबार का आयोजन किया, उसके पश्चात से ही मुगलों द्वारा चंद्रसेन के विरुद्ध अभियान प्रारंभ कर दिए गए थे, सैन्य अभियान प्रारंभ कर दिए गए थे। तो इन सैन्य अभियानों के दौरान भाद्राजून पर मुगलों द्वारा आक्रमण किया गया, तो चंद्रसेन को 1571 में भाद्राजून छोड़ करके और सिवाना जाना पड़ा। यहाँ पर चंद्रसेन ने रहते हुए और मुगलों से मुकाबला किया। जब वह सिवाना चला गया तो उसके पश्चात शाह कुली खां के नेतृत्व में अकबर ने एक सेना भेजी 1573 में, परंतु यह सेना अपने अभियान में सफल नहीं हो पाई और चंद्रसेन को पकड़ने में या उसे अपने अधीन लाने में असफल रही। उसके पश्चात अकबर ने जलाल खां को 1575 में चंद्रसेन के विरुद्ध भेजा, परंतु इस संघर्ष में जलाल खां मारा गया। चंद्रसेन फिर भी अकबर की अधीनता में नहीं आ पाया। इसके पश्चात 1575 में ही शाहबाज खां को अकबर द्वारा सिवाना दुर्ग पर अधिकार करने के लिए भेजा गया। शाहबाज खां इस अभियान में सफल हुआ और उसने सिवाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया। जब सिवाना भी चंद्रसेन के हाथों से निकल गया,
तो सिवाना एक तरह से यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य है कि सिवाना मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहलाती थी। यहाँ पर ये प्रश्न बन सकता है आपके लिए। तो मारवाड़ की जो संकटकालीन राजधानी थी वो सिवाना ही थी। जब सिवाना भी हाथ से निकल गया चंद्रसेन के, तो चंद्रसेन को मजबूर होकर के और पोखरण जाना पड़ा। उसने पोखरण में जाकर के शरण ली, परंतु इस समय तक चंद्रसेन की आर्थिक स्थिति बहुत अधिक बिगड़ चुकी थी। इसलिए उसने विवश होकर के और 1576 में 1 लाख फदिये के बदले, फदिये वहां की जो जैसलमेर की जो मुद्रा थी उसे कहा जाता था, स्थानीय मुद्रा को। तो 1 लाख फदिये के बदले जैसलमेर के हर्राय को उसने पोखरण बेच दिया। तो इस प्रकार से पोखरण पर जैसलमेर के भाटी शासकों का अधिकार हो गया। हर्राय भाटी शासक था, जैसलमेर के जो शासक थे वो भाटी शासक कहलाते थे। तो 1 लाख फदिये के बदले पोखरण भी उसको बेचना पड़ा जैसलमेर के हर्राय को। इस प्रकार से पोखरण भी जो था वो भाटियों के हाथ में चला गया। अब अंतिम आश्रय स्थल पोखरण ही था। अब अंतिम आश्रय स्थल छूट जाने के पश्चात भी चंद्रसेन ने हार नहीं मानी और मुगलों से संघर्ष बराबर करता रहा। 1580 तक लगभग उसने मुगलों से संघर्ष किया। जीवन के अंतिम दिनों में उसने सारण के पर्वतों, जो सोजत के अंतर्गत पाली में पड़ते हैं, सारण के पर्वतों में अपना निवास स्थान बनाया। यहीं पर रहते हुए जनवरी 1581 में चंद्रसेन की मृत्यु हो गई। तो एक तरह से चंद्रसेन ने मुगलों से जीवन भर संघर्ष किया, जिस प्रकार से महाराणा प्रताप ने किया था। आगे हम महाराणा प्रताप की भी बात करेंगे इसी विषय में। तो एक तरह से चंद्रसेन जो था वो महाराणा प्रताप का अग्रज था, अर्थात महाराणा प्रताप से पहले ही चंद्रसेन ने मुगलों से लोहा ले लिया था और कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो इस प्रकार से राव चंद्रसेन और महाराणा प्रताप की तुलना भी हम करेंगे नेक्स्ट हमारे जो लेक्चर होगा उसके अंतर्गत। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। आगे हम चंद्रसेन का मूल्यांकन और महाराणा प्रताप से उसकी तुलना करेंगे। धन्यवाद।